चलिए शुरू करते हैं। अब आगे अथर्व ने सबको सच बता दिया था और सब कुछ जानकार बच्चों को रोहिणी, आदित्य और राकेश पर गुस्सा भी आ रहा था। सभी बच्चे राकेश, रोहिणी और आदित्य को ना उम्मीद से देखते हुए वहां से ऊपर छत पर जाकर बैठ गए। वही पीछे अथर्व आदित्य से बोल, अब मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक, गिर गए ना अपने ही बच्चों की नजरों में। अब चाहे कुछ भी करना दोबारा अपनी नजरों में जड़ नहीं पाओगे। और तुम्हें क्या लगा था सच जानकर मेरे बच्चे मुझे यहाँ ले आएंगे? नहीं, अब वह खुद यहाँ आने से भी कतराएंगे। तब आदित्य ने कहा, मैंने आखिरी कोशिश की थी अपनी माँ के लिए अपना पुत्र धर्म निभाने की, वह कहती नहीं है, लेकिन तुम्हारे यहाँ से जाने का कारण पापा से ज्यादा वह मुझे मानती है। इसलिए मुझे लगता था कि अगर बच्चे यही रहने की जिद कर तो तुम उनके साथ यही रुक जाओगे। तब अथर्व ने कहा, ये तुम्हारी कोशिश थी, जो बच्चे कुछ इज्जत तुम्हारे माँ बाप की थी वह भी आज उतर गई। यह मत समझना मुझे इससे दुख हो रहा है, भल मुझे इनके दुख से क्या मतलब। रोहिणी वहां से उठकर भारी कदमों से चली गई। राकेश का मन बहुत ज्यादा भारी सा हो गया था, उसने अपना सीना पकड़ लिया। आयुष और आदित्य के साथ सब लोग घबरा गए सिवाय अथर्व को छोड़कर। आदित्य बोल, पापा क्या हुआ आपको, आप ठीक है ना? आयुष भी उसके हाथ पैर मसलने लगा। आरती जल्दी से पानी ले आए। आदित्य ने राकेश को पानी पिलाया। तब कुछ देर बाद राकेश शांत होते हुए बोला कि वह ठीक है। उसने अथर्व की तरफ देखा जो उसके देखते ही टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, यह बड़ी सख्त जान है, इन्हें अभी कुछ नहीं होगा। फिर अथर्व मीनल जी से बोल, दादी आप चिंता मत करिए, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा और ध्रुविका तुमसे भी बाकी बच्चों को भी थोड़ा बहुत समझा दूंगा। परी जाओ यार, डिनर में कुछ अच्छा बना दो, आपके पति ने जो बच्चों का मूड बिगड़ है शायद खाने से कुछ अच्छा हो जाए। वही ऊपर छत पर अव्यान उदासी से बोला, मम्मी और पापा की शादी दादू की इच्छा से नहीं हुई, इसलिए वह मम्मी को आज भी पसंद नहीं करते, जबकि वह घर का ज्यादा काम करती है। तब प्रियंका सुबकने लगी और अदिति से बोली, दीदी दी क्या आप सब सच में यहाँ दोबारा नहीं आएंगे? तब अदिति ने कहा, क्यों नहीं आएंगे, बड़की दादी तो यही रहेगी ना, और पापा के पर घर में नहीं टिकते। अब तो बड़की दादी की तबीयत भी ढीली रहती है तो वह और भी ज्यादा यहाँ आने के लिए उछलेंगे, और मेरी शादी भी तो उससे नशेड़ी से होगी। वह कह रहे थे कि शादी के बाद कुछ वक्त मुझे अपने ससुराल में रहकर उन लोगों की अकल भी तो ठिकाने लगानी है। अद्वैत को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने कहा, हमारे पापा कितने अच्छे हैं, फिर भी उनके साथ सब ने कितना गलत किया। अगर चाचू और दादू लोगों को वह नहीं मिलते तो? तब ध्रुविक बोला, पापा के लिए भी उन्होंने इतना कुछ किया, वरना उन पुलिस वालों ने उसे दिन उन्हें मार ही दिया था। तब अहान बोला, विराट दादू ने हमें कभी पता नहीं चलने दिया कि पापा और वंश चाचू सगे भाई है। अर्थ चाचू को यहाँ पर जितने बुरे लोग मिले वहाँ दिल्ली में उसके उलट अच्छे लोग मिल गए। ये तो सिर्फ उनकी कहानी है, वरना कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपने माँ बाप से प्यार नहीं मिलता, हर किसी को दादू लोग नहीं मिलते। तब अभय ने कहा, शायद इसलिए अर्थ चाचू ग्रंथ की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, क्योंकि उसकी कहानी उनसे बहुत मैच होती है। उन्होंने बस उसे गोद नहीं लिया, सीधा दामाद बना लिया। तभी पीछे से अथर्व ने कहा, बिल्कुल ठीक, ग्रंथ मेरा चेला बनेगा, इतने बच्चे तो हैं मेरे पास, मुझे और मुश्तनरों की जरूरत नहीं है। और चलो सब लोग मूड ठीक करो अपना, कल हम पूरा दिन यहाँ के मॉल में आतंक मचाएंगे। अथर्व कुछ देर बच्चों के साथ बैठा, उनसे हंसी मजाक करके उनका मुफ्त मूड ठीक करता रहा। फिर रात का पूरा खाना उन सब की पसंद का था तो वह सब थोड़ी खुश थे। बच्चों ने आदित्य, आयुष और राकेश को इग्नोर किया। रोहिणी अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई थी, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी बच्चों का सामना करने की। आदित्य को एहसास हो रहा था कि उसके इस कुर्सी से बच्चों और उनके बीच कितनी दूरी आ गई है। उनका खुद का बेटा उसे कितना ज्यादा नाराज है, किया तो जल्दी मान भी जाती थी, लेकिन ऋषभ जल्दी नहीं मानता था। आदित्य और अद्वैत तो उसकी तरफ देखा तक नहीं रहे थे। उसने अथर्व को देखा जो उसकी तरफ शैतानी स्माइल दे रहा था। रात को डिनर के बाद बच्चे हाल में बैठने की बजाय एक कमरे में खुद को बंद करके बैठ गए ताकि आदित्य लोग उनके पास न आ सके। आदित्य उदास कर राकेश के पास बैठा था। तब मोहन जी ने उसे घूरते हुए कहा, देख लिया तुमने क्या हुआ, सच बच्चों के सामने लाकर, इसलिए मैंने अथर्व को रोका हुआ था, लेकिन तुम हर बार गलतियां करते हो, अब कुछ भी करोगे तब भी बच्चों की नजरों में वह सम्मान नहीं बना पाओगे जो वह पहले करते थे। वहीं दूसरी तरफ ग्रंथ कुछ देर बाद बाहर टहलकर वापस लौट आया था। डिनर के दौरान आलोक जी ने एक और ऐलान कर दिया कि वह अपनी विल दोबारा बनवाएंगे जो पुरानी विल से बहुत अलग होगी। उनके इस फैसले से सब लोग बहुत खुश हुए, सबसे ज्यादा तो ग्रंथ बहुत खुश था कि शायद उसे इस प्रॉपर्टी के माया जाल से छुटकारा मिल जाएगा। रात को उसने खुशी खुशी अथर्व को फोन करके सब बताया तो अथर्व से बोल, ज्यादा खुश मत
हो मुझे तो लगता है वह तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, बहुत तेज दिखते हैं वह, मुझे कुछ तो कांड करने वाले हैं वह। अच्छा मैं अपने आदमियों को लगा दिया है कम पर, कल शॉपिंग के बाद में सब बच्चों को अक्षत के साथ दिल्ली भेजने की कोशिश करूंगा, फिर हम अपना काम करेंगे। कुछ देर और बात करके अथर्व अपने फोन काट दिया और अपने मन में कहा यह इन दो के दिमाग इतनी तेज क्यों होते हैं। वही ग्रंथ भी यही सोच रहा था कि आखिर उसके दादाजी अब क्या करेंगे, उसकी खुशी टेंशन में बदल गई थी। अगले दिन सुबह अथर्व ने सभी बच्चों को गार्डन में खूब दौड़ा, फिर थोड़ी देर सुस्ताकर तैयार होने चले गए। मंडे था तो सबको कॉलेज में कोई असाइनमेंट जमा करवाना था, इसीलिए किया, ऋषभ, अव्यान और प्रियंका चारों कॉलेज जाने वाले थे, वह सब लौटकर अथर्व के साथ जाने वाले थे। नाश्ता करके किया लोग निकल गए उनमें से, और अद्वित लोगों में से कोई भी आदित्य और राकेश के साथ बात नहीं कर रहे थे। वही रोहिणी तो कल शाम से कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी, उसे ज्यादा सोचने से बुखार हो गया था जो काम होने का नाम नहीं ले रहा था। खैर किया लोग कॉलेज तो गए 2 घंटे के लिए थे, लेकिन जब 2 बजे तक भी वह सब नहीं लौटे तब अदिति ने किया को फोन मिला दिया और कहा, हेलो किया दी, कहाँ है आप लोग यार, हमें शॉपिंग के बाद वापस दिल्ली भी जाना है। तभी सामने से कुछ कहा गया जिसे सुनकर अदिति टेंशन में बोली, क्या, पर वह कहाँ जा सकती है, और आप लोगों ने अब तक हमें फोन करके क्यों नहीं बताया। तभी अथर्व ने उसे फोन ले लिया और किया से पूछते हुए कहा, क्या हुआ परी। तब किया घबराई हुई से बोली, चाचू प्रियंका नहीं मिल रही है, हम 3 घंटे से उसे ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। तब अथर्व ने कहा, तुमने उसके दोस्तों से पूछा। तब किया ने कहा, सबसे पूछा चाचू, लेकिन उसकी क्लास की स्टूडेंट का कहना है कि वह असाइनमेंट जमा करने गई थी और क्लास में वापस नहीं आई। तब अथर्व बोला, कुछ देर रुको, मैं तुम्हें अभी फोन करता हूँ। अथर्व फोन काटकर अदिति को उसका फोन देकर अपने फोन में नंबर डायल करने लगा। तभी अक्षत बोला, क्या हो गया अर्थ, तो क्यों परेशान है। तब अथर्व फोन कहाँ से लगाते हुए बोला, प्रियंका नहीं मिल रही है यार, मैं अभी अपने आदमियों से बात करता हूँ जो कॉलेज के बाहर रहकर उन पर नजर रखते हैं। अथर्व की बात सुनकर रागिनी घबरा गई और अखिल को फोन करने लगी। वही अथर्व ने फोन उठाते ही कहा, तुम सब इस वक्त कहाँ हो। तब एक आदमी ने कहा, सर हम तो कॉलेज के बाहर ही है। तब अथर्व बोला, प्रियंका कॉलेज में नहीं है, तुम लोगों ने देखा वह कब बाहर निकली। तब उसे आदमी ने हैरान होते हुए कहा, पर कर हवेली का कोई भी बच्चा कॉलेज से बाहर नहीं गया है अब तक। तब अथर्व बोला, एक काम करो, कॉलेज में सब लोग चेक करो, मैं अभी वहीं आता हूँ। अथर्व, अक्षत और सभी बच्चे उनके साथ निकल गए, लड़कियों को घर पर ही छोड़ दिया गया। ग्रंथ भी उनके साथ गया था जो कुछ देर पहले ही शिविका को लेकर वहां आ गया था। पीछे सब लोग टेंशन से आधे हो गए थे। कुछ देर बाद अथर्व कॉलेज के प्रिंसिपल, जो कि कोई और नहीं वही आदमी था जिस ग्रंथ की मां मेघा ने शादी की थी, वह और बाकी प्रोफेसर को गिरकर खड़ा था क्योंकि प्रियंका बिना गार्ड की नजरों में आए कॉलेज से गायब हुई थी। ग्रंथ अपने सौतेली बाप को बहुत ही बुरी तरह से घूर रहा था। वही बाकी सब अभी भी प्रियंका को ढूंढ रहे थे। कुछ देर बाद ही अखिल, आयुष और आदित्य के साथ रंजीत भी वहां आ गया। अखिल बहुत परेशान था। तब आदित्य प्रिंसिपल से बोल, मिस्टर सेठी ऐसे कैसे हमारी बच्ची आपके कॉलेज से गायब हो सकती है। तब प्रिंसिपल ने कहा, मिस्टर ठाकुर हम भी यह बात समझ नहीं पा रहे हैं, प्रियंका तो बहुत ही प्यारी बच्ची है, वह ऐसा कदम कैसे उठा सकती है, हमें उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। प्रिंसिपल की बात सुनकर सबको उसे पर बहुत गुस्सा आया। अखिल कुछ बोलना, तभी अथर्व ने गुस्से से कहा, साले टकले तेरी इतनी हिम्मत, मेरी प्रियंका को गलत कह रहा है तू। अक्षत ने अथर्व को पकड़ लिया जो कि प्रिंसिपल की तरफ लपका गया था। तब अखिल प्रिंसिपल को घूरते हुए बोला, मिस्टर सेठी मेरी बेटी को ऐसी वैसी लड़की नहीं है समझे आप। ग्रंथ जो इधर उधर देख रहा था उसकी नजर कैमरे पर पड़ी तो अथर्व से बोला, डीबी देखी सीसीटीवी। तब अथर्व सबको घूरते हुए बोला, प्रियंका असाइनमेंट सबमिट करने किस रूप में गई थी, हमें उसके बाहर की फुटेज देखनी चाहिए। सबने हाँ में गर्दन हिलाई। वही उनकी बात सुनकर एक लेडी प्रोफेसर के माथे पर पसीना आ गया था जिस किसी और ने ना सही प्रिंसिपल ने जरूर देखा था। तभी वह प्रोफेसर प्रिंसिपल से बोली, सर मुझे आज घर पर बहुत जरूरी काम है जिसके लिए मुझे जल्दी जाना होगा, प्लीज क्या मैं अभी जा सकती हूँ। अथर्व ने घर कर उसे प्रोफेसर को देखा जो थोड़ा घबराई हुई थी। अथर्व को उसे पर शक हो चुका था, इसलिए उसने कहा, जब तक हम कॉलेज के हर बिल्डिंग में चेक नहीं कर लेते कोई भी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। फिर अखिल से अभी पुलिस को कॉल मत करना। फिर अथर्व ने प्रीतम जी को फोन किया और जो 7 लोगों की टीम वह उसके साथ मुंबई भेजने के लिए कह रहे थे उन्हें अभी शाम तक भेजने के लिए कहकर फोन रख दिया। वही आदित्य अथर्व के पास आकर धीरे से बोल, अथर्व हमें पुलिस को बुलाने से क्यों रोक रहे हो सकता है प्रियंका
का किडनैप हुआ हो। तब अथर्व बोला उसका किडनैप नहीं हुआ है और ना ही उसका किसी और के साथ लव अफेयर है, यहाँ पर मामला कुछ और है और मुझे पता है मामला क्या है। मेरी टीम आ रही है 3 घंटे बाद, तो तुम सब बच्चों को लेकर यहाँ से हवेली चले जाओ। फिर अथर्व प्रिंसिपल से कहा चलिए जरा सिक्योरिटी रूम में फुटेज देखते हैं और तुम लोग यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। अथर्व अपने आदमियों से बोलना और प्रिंसिपल और अक्षत के साथ बाहर निकल गया। अखिल और आयुष भी अथर्व के पीछे चले गए। ग्रंथ और बाकी बच्चे आदित्य के साथ वहीं रुके हुए थे। ग्रंथ सभी टीचर्स को घूर रहा था, वह भी पहले इसी कॉलेज की दूसरी बिल्डिंग में पढ़ता था। ग्रंथ उसे परेशान दिख रही प्रोफेसर के पास गया और उसे घूरते हुए कहा, काजल मैडम आप कुछ परेशान लग रही है, क्या बात है। सभी टीचर्स काजल को देखने लगे। तब ग्रंथ बोला क्या सभी टीचर्स यही है। तब पीयू बोला नहीं बेटा, पीट कर यहाँ पर नहीं है। वह इमरजेंसी गेट से अपनी गाड़ी में चले गए, बड़ी जल्दी में थे। सबने सब भरी नजरों से काजल को देखा क्योंकि पीट कर उसके पति के दोस्त थे। अथर्व अक्षत के साथ बाहर निकल गया। अखिल और आयुष भी अथर्व के पीछे चले गए सीसीटीवी रूम की तरफ। ग्रंथ और बाकी बच्चे आदित्य के साथ वहीं रुके हुए थे। ग्रंथ सभी टीचर्स को घर रहा था, वह भी पहले इसी कॉलेज की दूसरी बिल्डिंग में पढ़ता था। ग्रंथ उसे परेशान से देख रही प्रोफेसर के पास गया और उसे घूरते हुए कहा, काजल मैडम आप कुछ परेशान लग रही है, क्या बात है। सभी टीचर्स काजल को देखने लगे। तब ग्रंथ बोला क्या सभी टीचर यहाँ पर है। तब तूने बोला नहीं बेटा, पिटी सर यहाँ पर नहीं है। वह इमरजेंसी गेट से अपनी गाड़ी में चले गए, बड़ी जल्दी में थे। सबने सब भरी नजरों से काजल को देखा क्योंकि पीट कर उसके पति के दोस्त थे। कुछ ही देर में अथर्व लोग वहां आ गए थे। अखिल प्रोफेसर काजल के सामने जाकर गुस्से से बोल, मेरी बेटी कहाँ है प्रोफेसर। तब वह प्रोफेसर घबराते हुए बोली, मुझे नहीं पता आपकी बेटी कहाँ है। तब प्रिंसिपल उसे घूरते हुए बोलना, मिस काजल हम इस सीसीटीवी फुटेज में सांप देखा है आपको प्रियंका को प्रोफेसर रजत की गाड़ी में बैठे हुए। प्रियंका होश में भी नहीं लग रही थी, आप दोनों ने क्या किया है उसके साथ। तब अथर्व आगे बढ़ा और कहा, देखी मिस काजल सीधे सीधे और शराफत से बताए कि प्रियंका कहाँ है, वरना जेल में दिए जाने वाले 3rd डिग्री के लिए तैयार हो जाए। 2-3 घंटे में होम मिनिस्टर से एक पूरी टीम आ रही है। काजल के चेहरे से पसीना टपकने लगा, जिसे साफ करते हुए उसने कहा, जी मुझे कुछ भी नहीं पता। प्रियंका इस वक्त कहाँ है प्रोफेसर रजत प्रियंका को ले जा रहे थे जिसकी तबीयत खराब थी, मैंने बस गाड़ी में उसे बैठने में उनकी मदद की थी। वह कह रहे थे कि उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। तब किया बोली, कॉलेज आते टाइम तो प्रियंका बिल्कुल ठीक थी चाचू, और मैं अगर उसकी तबीयत खराब थी तो आप हमें भी तो बता सकती थी। तब अथर्व ने कहा, मिस काजल अपना फोन दीजिए और अखिल से एक काम करो, इन्हें अपने साथ हवेली ले जाओ, मैं प्रियंका को वापस लेकर ही आऊंगा। तब अखिल बोल, अथर्व रागिनी मेरी कोई बात नहीं सुनेगी, प्लीज तुम साथ चलो और सबको समझा कर वापस आना। कुछ देर बाद अथर्व सबके साथ हवेली आ गया, जहां रागिनी बहुत बुरी तरह से रो रही थी और सब लोग परेशान हो गए थे। अथर्व लगातार अपने आदमियों के साथ लगा हुआ था, उसे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि सभी गायब हुई लड़कियों को कहां से बाहर ले जाया जाएगा। मिस काजल के साथ प्रिंसिपल भी हवेली में ही मौजूद थे। अक्षत अथर्व के साथ जाने के लिए कह रहा था, जिसे झगड़ते हुए वह दोनों ही गार्डन में आ गए थे। अथर्व अक्षत को समझाते हुए बोलना, देख मेरे साथ पूरी टीम जाएगी और ग्रंथ भी जाएगा, इसलिए मैं तुझे साथ नहीं लाना चाहता। तब अक्षत बोला, तू अपना जरा भी ध्यान नहीं रखेगा, एक बार पहले भी तो ऐसे ही एक शिप में चढ़ गया था। तब अथर्व ने कहा, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा कुत्ते, और मैं बस ग्रंथ को ट्रेनिंग के तौर पर सब कुछ सीखना चाहता हूं, तो टेंशन मत ले। तब ग्रंथ ने भी अक्षत को समझाया कि वह अथर्व को कुछ भी नहीं होने देगा। वही एक फूलों की करी के पीछे छिपा अद्वित भी सब सुन रहा था। वह छिपते हुए वहां से अपने कमरे में आ गया। अद्वित बड़बड़ाते हुए बोला, पापा हर वक्त ग्रंथ को अपने साथ रखते हैं ताकि उसे भी अपनी तरह हिंसक बना दे, कोई मुझे सीखे शांति से नीचे नीचे छुरी चलाना। पापा कभी मुझे नहीं पकड़ पाएंगे, अपुन भी इन दोनों के पीछे जाएगा। वही अक्षत अथर्व और ग्रंथ जैसे ही हाल में आए तो किसी को देखकर उनकी भवें तन गई, क्योंकि सामने प्रिंसिपल के साथ ग्रंथ की मां मेघा बैठी थी, जिसे देखकर ग्रंथ का तन बदन जल उठा, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वह उसके घर में नहीं थी। दूसरा शायद मेघा रागिनी की संबंधी में थी जो सब उसके पास बैठी हुई थी, उसे दिलासा दे रही थी। अथर्व ने ग्रंथ का कंधा थपथपाया और कहा, कुछ देर अद्वित के पास चले जाओ, टीम के आते ही हम निकलेंगे। ग्रंथ हाँ में गर्दन हिलाकर मेघा को घूरते हुए चला गया, जो उसे देखकर खड़ी ही होने वाली थी। ग्रंथ को ज्यादा देखा, वह वापस बैठ गई। वही अथर्व से उंगली किए बगैर रह नहीं गया। वह रागिनी से बोल, रागिनी यह आइटम मेरा मतलब है मोहतरमा कौन है। तब अखिल बोला, यह मेघा जी है। रागिनी के हुआ कि
बेटी और अच्छी दोस्त, तब अथर्व ने कहा, और फिर तो यह अपने मामा श्री पर गई है ना। अखिल ने अथर्व को कोहनी मारकर चुप होने का आग्रह किया तो अथर्व मुंह बनाकर बोला, वैसे रागिनी तुम्हारे पिताश्री के क्या हाल चाल है, पता भी कर लेना, कहीं इस कान के पीछे वही तो नहीं। तब रंजीत बोला, अथर्व आलोक कुछ सालों से बिस्तर पर पड़ा हुआ है, जेल में एक दिन उसे पैरालाइज का अटैक आया था, तभी से वह बिस्तर पर है। तब अथर्व सीडीओ की तरफ जाते हुए बोला, अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। अथर्व गाते हुए ऊपर चला। तब मेघा का पति विकास सेठी अखिल से बोल, अखिल जी वहाँ कॉलेज में तो यह ऐसे दिख रहे थे जैसे प्रियंका की चिंता इनके अलावा किसी और को है ही नहीं, और यहाँ देखिए वैसे है कौन, यह जबान के इतने कड़वे शक्ल से तो आप ही के परिवार से लगते हैं, लेकिन व्यवहार बहुत खराब है इनका। तब अक्षत ने कहा, होम मिनिस्टर का बेटा अथर्व सूर्यवंशी है, वह मेरा भाई, छोटा भाई, और प्रियंका से बहुत प्यार करता है। दुआ कीजिए प्रियंका को कुछ ना हो, वरना आपके कॉलेज का और आपके प्रोफेसर मैडम का भगवान जाने क्या हाल होगा। तभी अदिति बोली, और टकले अंकल। अक्षत ने अदिति को आंखें दिखाई तो अदिति अपनी बात ठीक करते हुए बोली, मेरा मतलब है प्रिंसिपल अंकल, ग्रंथ को बुला दूं क्या, मेरा फ्री का एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तब मेघा धीरे से रागिनी से बोली, रागिनी ग्रंथ यहाँ पर क्या कर रहा है। अथर्व के ऊपर जाने के बाद मेघा के पति विकास सेठी ने अखिल से कहा, अखिल जी वहाँ कॉलेज में तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रियंका की चिंता इनके अलावा किसी और को है ही नहीं, और यहाँ देखिए वैसे है कौन। ये जुबान के इतने कड़वे शुक्ला से तो आपके परिवार से लगते हैं, लेकिन उनका व्यवहार बहुत खराब है। फिर अक्षत बोला, होम मिनिस्टर का बेटा अथर्व सूर्यवंशी मेरा छोटा भाई है और प्रियंका से बहुत प्यार करता है। दुआ कीजिए प्रियंका को कुछ ना हो, वरना आपके कॉलेज का और आपकी प्रोफेसर मैडम का भगवान जाने क्या हाल होगा। तब अदिति बोली, और टकले अंकल। अक्षत ने अदिति को आंखें दिखाए तो अदिति अपनी बात ठीक करते हुए बोली, मेरा मतलब है प्रिंसिपल अंकल, क्या मैं ग्रंथ को बुला दूं, मेरा फ्री का एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तब मेघा धीरे से रागिनी से बोली, रागिनी ग्रंथ यहाँ पर क्या कर रहा है, और क्या तुम उसे जानती हो, उसने मुझे भी नहीं बताया कि वह यहाँ आता रहता है। तब रागिनी ने कहा, ग्रंथ मुझे नहीं पता था ये तेरा बेटा है मेघा, और वह अदिति लोगों का दोस्त है, वह जो अभी ऊपर गया है वह अथर्व है, इस घर का छोटा बेटा जिसे ताऊजी के भाई ने ही गोद ले रखा है। ग्रंथ अथर्व के साथ ही रहता है और अदिति को पसंद करता है। ये जो सामने विकास को चिढ़ा रही है यही, बाकी जब भी अथर्व बच्चों के साथ यहाँ आता है तो ग्रंथ जरूर आता है। मेघा ने अदिति को देखा तो अदिति बोली, चाचा प्रियंका की टेंशन मत लो, बल्कि उनकी टेंशन में जिन्होंने ये सब करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार है, फिर रागिनी को देखकर आज ना छोड़ेंगे तुझे दन दना दन। तब अक्षत अदिति से बोल, कनखजूरी जो ऊपर किया और शिविका के साथ बैठ हर वक्त अपने बाप को कॉपी करती है। अदिति ऊपर दौड़ गई। कुछ ही देर बाद अथर्व को गार्ड का फोन आया कि कोई आदमी काजल से मिलने आया है। अथर्व तुरंत नीचे उतरा, ग्रंथ के साथ बाकी बच्चे भी नीचे आ गए। हाल में एक अथर्व की ही उम्र का आदमी आया और सीधा के पास जाकर बोला, काजल तुम यहाँ क्या कर रही हो, अब तक घर क्यों नहीं आई। तब अथर्व बोला, वह फिलहाल कहीं नहीं जा सकती, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक हमारी बेटी हमें नहीं मिल जाती। उसे आदमी ने काजल की तरफ देखा तो वह घबराई हुई सी लग रही थी। तभी विकास सेठी उसे सब कुछ बताने लगा और फिर बोला, जब तक प्रियंका नहीं मिल जाती हमें यही रहना होगा मिस्टर शाह, इनका ऐसा कहना है। तब वह आदमी अथर्व को घूरते हुए बोला, मिस्टर अथर्व मेरी वाइफ ने आपकी लड़की की मदद की है और उसके बाद इसे उसका कोई लेना देना नहीं है कि रजत उसे लेकर कहाँ गया होगा। तब अथर्व गुस्से में बोला, कैसे लेना देना नहीं है, इन्होंने मदद की है उसे प्रोफेसर की प्रियंका को अगवा करने में, जो कि सीधे उस गिरोह का आदमी है जो लड़कियों की तस्करी करता है, उन्हें विदेशों में बेचता है, और वह आपके दोस्त हैं, तो इसका मतलब आप उसे बहुत अच्छे से जानते हैं, कहीं उनके साथ आप भी तो इस ग्रुप में शामिल नहीं हैं। तब वह आदमी बोला, आपके कुछ भी कह देने से वह सच नहीं हो जाएगा और मेरी वाइफ यहाँ नहीं रहेगी। चलो काजल। तब अथर्व बोला, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और साथ में आप भी। मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि आपका तार भी इस मामले में जुड़े हुए हैं। सबके घेरे में आ गए हैं आप मिस्टर शाह। तब उसे आदमी ने कहा, आप होते कौन है यहाँ हमें रोकने वाले, पुलिस है या फिर कोई आर्मी ऑफिसर। तब अथर्व ने कहा, बेटा हूँ तो मैं एक बम, जो अगर फट गया ना तो तू सोच भी नहीं सकता कहाँ जाकर गिरेगा तू। ग्रंथ ये लो इसे पहनो, और अदिति तुम ये जरा इन मोहतरमा को पहनाओ। अथर्व ने दो हथकड़ियां दोनों की तरफ बधाई तो ठाकुर परिवार को और बच्चों को छोड़कर सब चौंक गए। वही प्रिंसिपल की सिटी गुम हो गई। ग्रंथ ने
हथकड़ी ली और काजल के पति की तरफ बढ़ा तो वह गुस्से में हाथापाई पर उतर आया। उसने ग्रंथ को करने के लिए हाथ उठाया तो ग्रंथी उसका हाथ पकड़कर घर से एक बहुत तेज थप्पड़ उसे दे मारा जिसे वह नीचे गिर गया। सब हड़बड़ा गए। वहीं ग्रंथ को तो पहले ही मेघा और उसके पति पर गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा कुछ ठंडा हुआ जाए। उसने फिर हथकड़ी उसके हाथ में लगा दी और कहा, ज्यादा गर्मी मत दिखा वरना यही सारी आग ठंडी कर दूंगा। अदिति ने शैतानी मुस्कान के साथ काजल को देखा तो उसने चुपचाप हथकड़ी लगवाने में ही अपनी भलाई समझी। अथर्व अद्वैत से कहा, नालायक, तू भी कुछ कर ले जा, वह कुर्सी लेकर आजा, अब तो मुझे सब कुछ इन्हीं के मुंह से उगलवाना है। तब अद्वैत दौड़कर कुर्सी उठा लाया तो अथर्व खुद कुर्सी पर बैठ गया। ग्रंथ ने काजल के पति को घसीटकर अथर्व के सामने फेंक दिया। तब अथर्व बच्चों से बोल, बच्चा पार्टी मेरे पास टॉर्चर करने के लिए पूरे राइट से तो डर मत जाना। फिर अथर्व ने उसके बाल मुट्ठी में पड़े और 2-3 जोरदार थप्पड़ उसे झड़ते हुए कहा, चल बोल साले, कैसे काम करते हो तुम लोग और कॉलेज में और कौन कौन तुम्हारे साथ मिला हुआ है। तब उसने कहा, देखो हमें कुछ नहीं पता, हमारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। तब अथर्व बोला, यह ऐसे में नहीं खुलेगा डार्लिंग, बीवी जरा चाकू लाकर इसकी पत्नी पर थोड़ा सा इस्तेमाल तो करो। अदिति भागकर फ्रूट बास्केट से चाकू लाकर आराध्या को दी और कहा, मुझे भी सीखना है मम्मी। सब लोग हैरान परेशान से सब कुछ देख रहे थे। तभी आराध्या काजल के पास जाते हुए बोले, मुझ में पेशेंस की कमी आ चुकी है, अब तो अगर यह मुंह नहीं खुली तो मैं इसका गला रेत दूंगी। सबने मुंह पर हाथ रख लिया और हैरानी से आराध्या को देखने लगे। वही काजल बहुत बुरी तरह से डर गई थी। आराध्या के पास आते ही वह घबराते हुए बोली, मैं सब कुछ बताती हूँ, प्लीज मुझसे दूर रहो। आराध्या को अपनी तरफ आता देखकर काजल बहुत बुरी तरफ से डर गई थी। आराध्या के पास आते ही वह घबराते हुए बोली, मैं सब बताती हूँ, प्लीज मुझसे दूर रहो। काजल को इतनी आसानी से हथियार डालता देखा उसका पति गुस्से से बोल, काजल चुप हो जाओ, ये लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। तब अथर्व एक लात उसे मारकर बोल कर, तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ लेकिन यहाँ पर मेरी दादी है, पर टेंशन मत ले, बाद में तुझे मैं ही मिलेगा, फिर दिखाऊंगा तुझे मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। फिर वह काजल से बोल, बताए काजल जी, अगर आप हमारे साथ कॉपरेट करेगी तो शायद आपको सजा कम होगी, चलिए शुरू हो जाए। तब काजल बोली, प्रोफेसर रजत इनके दोस्त है जो अचानक ही बहुत ज्यादा अमीर हो गए, तब मुझे उन पर शक हुआ कि जरूर वह किसी गलत काम में इन्वॉल्व है। मैं जब इन्हें इन सब के बारे में बताया तो इन्होंने एक दिन उन्हें और उनकी वाइफ को डिनर पर बुलाया। उनकी वाइफ तो अपने पैसे का घमंड दिखाने लगी, वही इन्होंने उन्हें शराब पिलाकर नशे में उनसे सब कुछ उगलवा लिया। तब उन्होंने बताया कि वह कॉलेज में आई नहीं लड़कियों की फोटोस आगे अपने किसी बड़े तस्कर को भेजते हैं, फिर वह उन तस्वीरों में से जो भी उन्हें ज्यादा पसंद आती है उसे उन तक पहुंचाने के लिए कहते हैं। तब प्रोफेसर रजत उन सभी लड़कियों को पहले फैसला कर या फिर अफेयर चलकर किसी भी तरह उन्हें फंसा कर आगे भेज देते हैं जिनसे उन्हें बहुत पैसा मिलता है। बस फिर अगले दिन इन्होंने उसे ब्लैकमेल किया कि अगर उन्होंने इन्हें भी इस सब में शामिल नहीं किया तो ये पुलिस में खबर कर देंगे। फिर वह इन्हें अपने साथ ले गए और उसके बाद से हम भी उनकी मदद करने लगे। पिछले कुछ दिनों से हम प्रियंका को फंसाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वह किसी भी तरह मान ही नहीं रही थी। जब आज वह असाइनमेंट देकर निकली तो मैंने उसे दूसरे कॉरिडोर में ही बेहोश कर दिया और इमरजेंसी गेट की तरफ खड़ी रजत की गाड़ी तक उसे पहुंचा दिया। काजल की बात सुनकर सबको उसे पर बहुत गुस्सा आया। रागिनी गुस्से में खड़ी हुई और उसने काजल पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और रोते हुए कहा, एक औरत होकर तुम लड़कियों के साथ ऐसी घिनौनी साजिश कैसे कर सकती हो? मेरी बच्ची को अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। अखिल और मेघा उसे संभालने लगे। वही दरवाजे पर अथर्व की पूरी टीम और प्रीतम जी के साथ सब दिल्ली वाले खड़े थे। उन्हीं के पीछे रागिनी की माँ और भाई भाभी भी वहां आ गए। लक्ष्य ने मुंबई पुलिस के कुछ भरोसे लायक इंस्पेक्टर को फोन करके बुला लिया था और रागिनी को उसके पति के साथ हिरासत में ले लिया था। सब दिल्ली वाले लोगों को देखकर अथर्व का मुंह बन गया कि कहीं वंश लोग सब उसके साथ न लटक जाए। अथर्व को इसकी टेंशन हो गई थी। वही उनके पीछे रागिनी की माँ और भाई भाभी आ गए थे। रागिनी के भाई को अथर्व ने घूर कर देखा तो वह ज़ैप गया। अथर्व ने ग्रंथ को एक तरफ बुलाया और उससे कहा, जो शिविका को घर छोड़कर आ जाओ, टीम आ चुकी है, कुछ वक्त बाद हम निकलेंगे। इससे पहले ये सारे बंदर हमारे साथ जाने के लिए न उछल पड़े। ग्रंथ शिविका को लेकर वहां से चला गया। हालांकि शिविका जाना नहीं चाहती थी, प्रियंका ही सब में उसकी हम उम्र थी जिसे उसकी गहरी दोस्ती हो गई थी। ग्रंथ के कॉलेज छोड़ते ही शिविका ने भी वह कॉलेज छोड़ दिया था, इसलिए उसे कॉलेज
में वह साथ नहीं हो पाई थी। प्रीतम जी राकेश के बगल में जाकर बैठ गए, जिससे राकेश तिरछी नजरों से उन्हें घूरने लगा। प्रीतम जी भी राकेश को उंगली करते हुए बोले, कैसे हैं बड़े भैया। माहौल को देखकर राकेश ने शांत रहने की कोशिश की। वही वंश लोग अखिल से बात करने लगे। अद्भुत लोग तो बिजी हो गए थे अपनी माँ और दादियों से मिलने में, जिसका फायदा उठाते हुए अथर्व टीम के ही एक लड़के के पास गया और कहा, जब हम सब जाएंगे तो चुपचाप बिना शोर किए जाएंगे, हमारे अलावा इस पुलिसिये को भी भनक न लगे, समझे। उसे लड़के ने धीरे से ओके सर कहा और बाकी के टीम मेंबर्स के साथ जाकर खड़ा हो गया। दोपहर से शाम हो गई थी। अथर्व की पॉकेट में उसका फोन वाइब्रेट हुआ तो उसने साइड में जाकर कॉल रिसीव किया। तब उसका आदमी बोला, सर यहाँ वर्ष बीच पर जहाज तैयार है, बस लड़कियों को लाने के लिए गए हैं वह लोग, आप सब कब तक आएंगे। तब अथर्व बोल, बस कुछ ही देर में निकल रहे हैं हम, तुम लोग पूरी नजर बनाए रखो। इतना कहकर अथर्व ने फोन कट कर दिया। तभी ग्रंथ आ गया। अथर्व प्रीतम जी के पास गया और कहा, पापा मैं जा रहा हूँ, प्लीज पीछे से कोई बैकअप मत भेजना, मैं सब कुछ सेट किया हुआ है और हाँ, रागिनी प्रियंका को लेकर ही आऊंगा, टेंशन मत लो। ग्रंथ को अथर्व ने इशारा कर दिया तो वह तेजी से बाहर निकल गया। टीम मेंबर भी सब निकल गए। अथर्व ने वंश लोगों की तरफ देखा तो वह कुछ बोलते, तभी अथर्व भाग खड़ा हुआ। सभी दोस्त ने एक दूसरे को देखा। वही अथर्व और ग्रंथ टीम के साथ बैठ गए। अथर्व सबको सब समझने लगा कि कैसे क्या करना है। तकरीबन 1 घंटे बाद अथर्व लोगों की गाड़ी बीच के कुछ पीछे रुकी। वह सब गाड़ी से बाहर निकले। तब अथर्व सभी टीम मेंबर्स से बोला, तुम सब अपना इंट्रो इस मिशन के पूरे होने पर देना और हाँ, जरूरी नहीं है सबको जिंदा ही पकड़ना है, अगर जान पर बने तो किल दैट बास्टर्ड। सभी मेंबर्स लड़के ही थे। सबने हाँ में सर हिलाया और सब लोग अपनी अपनी पोजीशन पर जाकर छुप गए। गाड़ी की डिक्की में छिपे अद्वैत को जब बाहर से आवाज सुनाई देनी बंद हो गई थी, तब उसने डिक्की को थोड़ा सा खोलकर देखा तो सभी इधर उधर छुप रहे थे। उसने कुछ देर वेट किया और फिर थोड़ी सी डिक्की ऊपर करके गाड़ी से बाहर निकल आया और अपने मन में कहा, पापा ने अगर मुझे देख लिया तो यही पिटाई लगा देंगे मेरी, एक काम करता हूँ, जहाज में जाकर छिप जाता हूँ, हाँ ये सही रहेगा। इतना सोचकर वह छिपते छुपाते जहाज की तरफ बढ़ गया।